Hello everyone and welcome back to the class. So as I have told you कि अब डेली मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके पास सब्जेक्ट वाइज आती रहेंगी. सो आज एफए के लिए जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ लेकर करा रहे हैं वो रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए. तो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली 10 मार्क्स की है. सो 10 क्वेश्चंस हम आज की क्लास में सॉल्व करने वाले हैं. 10 एमसीक्यूज़ रहेंगे, न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों मिक्स रहेंगे. ठीक है. सो मिक्सचर है सारे टॉपिक्स का, इकट्ठा करके सारे मैंने एमसीक्यूज़ प्रेजेंट किए. सो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को. क्वेश्चन नंबर 1 एजर्शन रीजन बेस्ड है. एजर्शन हमें कह रहा है व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेज टोटल रेवेन्यू. और रीज़न क्या कह रहा है? व्हेन डिमांड इज इलास्टिक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं. यहाँ पर बात कर रहे हैं ये लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. सो इकोनॉमिक्स में जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्राइस चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड कितनी चेंज हो रही है. ठीक है. अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर देन 1 होती है तो डिमांड इलास्टिक कंसीडर की जाती है. इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस से ज़्यादा प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर आपका प्राइस 10% डिक्रीज़ हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी 25% इंक्रीज़ हो रही है. ठीक है. इसलिए डिमांड इलास्टिक होती है. अब रेवेन्यू के कंसेप्ट की भी बात की जा रही है यहाँ पे, है ना. तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक बार ये समझ लेते हैं. टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी. सो टोटल रेवेन्यू डिपेंड करता है प्राइस पर और क्वांटिटी सोल्ड पर. ठीक है. अब ज़रा असर्शन को हम एनालाइज करते हैं. असर्शन कह रहा है व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1. मतलब अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगी तो अ फॉल इन प्राइस इंक्रीजेज द टोटल रेवेन्यू. देखो इलास्टिक डिमांड के केस में क्या होता है, प्राइस जैसे डिक्रीज़ करती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है. ठीक है. प्राइस डिक्रीज़ होने पे डिमांड बढ़ जाती है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होता है. इसलिए आपका जो एजर्शन है वो बिल्कुल सही बोल रहा है. अब रीज़न को समझते हैं. रीज़न बोल रहा है व्हेन डिमांड इज़ इलास्टिक परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो यही एग्जैक्टली इलास्टिक डिमांड की डेफिनेशन है और यही कंडीशन भी होती है इलास्टिक डिमांड की कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में. इसीलिए डिमांड जो है वो इलास्टिक कंसीडर की जाती है. सो आपका रीज़न भी ट्रू है. ठीक है. अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि क्या रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. देखो सबसे पहले देखो प्राइस डिक्रीज़ होता है तो इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है. सो टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्राइस थोड़ा सा कम हुआ तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. एज अ रिज़ल्ट आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाएगा. मतलब रीज़न डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि टोटल रेवेन्यू क्यों इंक्रीज़ हो रहा है. सो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमें पूछ रहे हैं इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी आपको दिया हुआ है 0.75. आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताना है. सबसे पहले मल्टीप्लायर का कंसेप्ट समझते हैं. मल्टीप्लायर कंसेप्ट को डेवलप किया गया था मैक्रो इकोनॉमिक्स में. मल्टीप्लायर का बेसिक आइडिया क्या है कि इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो नेशनल इनकम उससे मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ होती है. मतलब अगर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली 100 रुपये की इनकम आपकी क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्पेंडिंग साइकिल की वजह से इनकम जो है वो आपकी 200 300 400 तक बढ़ सकती है. इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं. ठीक है. मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, अब आप ये देखो. मल्टीप्लायर होता है 1/1 माइनस MPC. ये फॉर्मूला है. ठीक है. अब MPC क्या है, MPC का मतलब इनकम का कितना हिस्सा लोग कंज्यूम करते हैं. MPC का अपना फॉर्मूला क्या होता है, MPC होता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. ठीक है. इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में क्या अंतर आ रहा है, ये होता है MPC. फिलहाल हमें क्वेश्चन में मल्टीप्लायर निकालना है. MPC दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है. तो MPC की जगह 0.75 डालेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये 1 में से 0.75 को माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 1/0.25. तो
तो इसको कैलकुलेशन करोगे के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मैचिंग का क्वेश्चन है हमारे पास। ये 2 कॉलम्स दे रखे हैं आपको। तो अब आप ये देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। होता क्या है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? जब डिमांड हर प्राइस पर इन्फिनिटी क्वांटिटी के लिए अवेलेबल हो, मतलब कंज्यूमर प्राइस में थोड़ा भी इंक्रीज टॉलरेट नहीं कर रहे और जो प्राइस है वो कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, वो होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ग्राफ इसका कैसे बनता है? इसका जो ग्राफ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बिल्कुल, और इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। सो तो यहाँ गिवन में से आपके पास ए किससे मैच कर रहा है? हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व ए जो है आपका 2 के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, ए है हमारा 2 के साथ मैच कर रहा है। फिर है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जब कंज्यूमर प्राइस बढ़ने या घटने पर भी क्वांटिटी बिल्कुल नहीं बदलते, मतलब डिमांड जो है वो आपकी कांस्टेंट रह रही है, वो होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ग्राफ इसका कैसे बनता है? वर्टिकल बनती है ग्राफ की लाइन, इसकी डिमांड लाइन, और इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। सो बी किसके साथ मैच कर रहा है? 1 के साथ, वर्टिकल डिमांड कर। तीसरा है यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये क्या होता है कि जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर होते हैं, तब हमारी इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल्स टू 1 होती है। तो सी किसके साथ मैच कर रहा है? 3 के साथ, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। फिर लास्ट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, मतलब जब डिमांड प्राइस चेंज के लिए सेंसिटिव हो लेकिन परफेक्टली इलास्टिक ना हो, तब इलास्टिसिटी क्या होती है? मोर देन 1। सो डी विल बी मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो ये इनके मैचिंग पेयर्स हैं, ये आपके पास करेक्ट आंसर है। अब आप देख लो कौन से ऑप्शंस में ये मैच करेगा, दैट विल बी योर आंसर। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बोल रहे हैं अ कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 10,000 टू 15,000 पर मंथ, ठीक है, 10,000 से 15,000 उसकी इनकम हो गई है। एंड एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड राइजेज फ्रॉम 5 यूनिट्स टू 8 यूनिट्स। अब कोई पर्टिकुलर गुड होगा ना, उसकी डिमांड जो है पहले 5 यूनिट खरीदा था, अब वो 8 यूनिट खरीद रहा है। आपको बोल रहे हैं फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन इट कैन बी इन्फर्ड दैट द गुड इज़ मोस्ट लाइकली टू बी। तो कह रहे हैं इस सिचुएशन को समझो और बताओ कि गुड जो है वो किस टाइप का गुड है इन चारों ऑप्शंस में से। पहले ना आप इनकम इफेक्ट को समझो। इनकम इफेक्ट क्या होता है कि जब कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है तो डिमांड पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। ये होगा नॉर्मल गुड्स के केस में, है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप आशीर्वाद आटा खाओगे, डिमांड बढ़ जाएगी उसकी। अब दूसरा सिनेरियो समझो, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है और आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, ये हो रही है इन्फीरियर गुड्स के केस में। मतलब अब आपकी इनकम बढ़ रही है तो अब आप आशीर्वाद आटा प्रेफर करोगे ना, कोई सो कॉल्ड ABC आटा तो आप खाओगे नहीं, तो एज अ रिजल्ट उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो इन्फीरियर गुड की डिमांड जो है वो घट जाती है इनकम बढ़ने पे, पर नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है इसमें। क्वेश्चन में आपकी इनकम बढ़ रही थी तो आपकी डिमांड भी बढ़ रही थी, तो ये किस सिचुएशन जो है किस केस में होती है? ये होती है नॉर्मल गुड के केस में। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ऑप्शन ए में बोल रहे थे इन्फीरियर गुड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इन्फीरियर गुड की क्राइटेरिया कुछ और था। सी में बोल रहे थे आपको गिफन गुड। गिफन गुड क्या होता है? ये स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड होता है और ये लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करता है। इसमें क्या होता है? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये भी नहीं है सही आंसर। तीसरा बोला परफेक्टली इन इलास्टिक गुड, इसमें क्या होता है कि डिमांड डज नॉट चेंज विद प्राइस और इनकम। तो यहाँ पर तो डिमांड बढ़ रही थी, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं कंसिडर किया जाएगा। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन हमें बोल रहा है इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। देखो, परफेक्ट कंपटीशन के कैरेक्टर क्या होते हैं पता है आपको? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, परफेक्ट नॉलेज होती है और फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है। लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट करती है और कोई भी फर्म का एंट्री या एग्जिट में कोई बैरियर नहीं होता है। और जो भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो नई फर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लॉस हो रहे हैं तो एग्जिस्टिंग फर्म जो है वो वाइंड अप कर लेती है। अब असर्शन जो है ये आपको बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन के अंडर फर्म जो होती है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करती है ना।
नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट तो उनको चाहिए ना अपनी फॉर्म को रन करने के लिए। सो वो नॉर्मल प्रॉफिट ही कंसिडर किया जाता है। तो एजर्शन तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात आते हैं रीज़न के ऊपर। रीज़न बोल रहा है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म एलिमिनेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जैक्टली, देखो ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होता है, नई फॉर्म्स आ जाती, नई फॉर्म्स आ जाती तो प्राइस कम हो जाता, प्राइस कम हो जाता तो अगेन आपका प्रॉफिट नॉर्मलाइज हो जाता, है ना। और अगर लॉस चल रहा होता है इंडस्ट्री में तो फॉर्म्स एग्जिस्टिंग जो है वो चली जाएंगी, फॉर्म चली जाएंगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लॉसेस डिसअपियर हो जाएगा। तो अंत में आप वही नॉर्मल प्रॉफिट वाली कैटेगरी में ही आ जाओगे। सो एजर्शन भी बिल्कुल सही है और रीज़न भी बिल्कुल सही है। और रीज़न आपके एजर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये बता रहा है आपको कि वाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज़ एलिमिनेटेड, बिकॉज फर्म इज़ अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, इफ़ इनकम इंक्रीजेज बाय 200 रुपीज़ एंड कंजम्पशन इंक्रीजेज बाय 150, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी वॉट। देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, इनकम इंक्रीज दिया हुआ है, चेंज इन इनकम दिया हुआ है 200 है, और चेंज इन कंजम्पशन दिया हुआ है 150 है। आपने एमपीसी निकालना है। तो एमपीसी का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो हमें दोनों ही वैल्यूज़ दी हुई हैं, 150 को और 200 को आप डिवाइड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.75। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो अगर मल्टीप्लायर निकालने के लिए बोला जाता तो मल्टीप्लायर कैसे निकालोगे आप, इसका मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मैचिंग का क्वेश्चन है। अगेन आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये 2 कॉलम दिए हैं, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स दिए हैं, आगे उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपको। सबसे पहले आपको दिया है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब किसी काम की डिमांड सीज़न के हिसाब से फ्लक्चुएट करती है और ऑफ सीज़न में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, वो कहलाई जाती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे एग्रीकल्चरल वर्कर्स हार्वेस्ट सीज़न के बाद वही हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए, और ऑफ सीज़न में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो रह गई। तो इसका किसके साथ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ऑप्शन 2 के साथ, ऑफ सीज़न जॉब लॉस। ठीक है, तो ए गया 2 के साथ। अब बी बोल रहा है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, जब वर्कर एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे होते हैं या नई जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वॉलेंटरी होती है कई बार, और जब आप ढूंढ रहे होते हो कोई नौकरी उस कारण भी ये होती है फ्रिक्शनल। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, 1 के साथ, वर्कर शिफ्टिंग जॉब्स। सो बी गोज विथ 1। सी है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर चेंज होने से कुछ स्किल्स ऑब्सोलीट हो जाती हैं या कुछ इंडस्ट्रीज़ क्लोज हो जाती हैं, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती हैं। जैसे मान लो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग से आईटी में शिफ्ट कर लिया, या फिर क्या कहते हैं, ऑटोमेशन ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाई जाती है। तो ये किसे मैच कर रही है, सी के साथ, 3 के साथ, चेंज इन द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये रहेगा हमारा मैच। सो गिवन ऑप्शंस में से आप देखो आपका सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बोल रहे हैं सपोज द गवर्नमेंट इंक्रीजेज टैक्सेस हैविली वाइल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज। आपको क्या बोल रहे हैं ये, आपको बोल रहे हैं सपोज करो कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को बहुत हैविली इंक्रीज़ कर रही है, पर खर्चे जो है वो बदल ही नहीं रही है, खर्चे उसके सेम रह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी दिस विल मोस्ट लाइकली लीड्स टू व्हाट, कहते हैं ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा। देखो सबसे पहले हम बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को समझते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट से। सुनो, एग्रीगेट डिमांड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है वो क्या कहता है, एडी, ये होता है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स का समेशन। ठीक है, यहाँ पे जो कंजम्पशन है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्पोजेबल इनकम, कितनी इनकम आप, डिस्पोजेबल इनकम आपके पास है ना। अब देखो टैक्स जो बढ़ रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर टैक्स बढ़ेंगे
तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, मतलब लोगों के पास कम इनकम रहेगी खर्च करने के लिए। एज अ रिज़ल्ट कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। अब अगर आपकी कंजम्पशन कम हो रही है तो आपका एग्रीगेट डिमांड जो है ये भी तो गिर जाएगा। इसे हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, तो गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन हमारे पास क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सो यही सिचुएशन है, कंजम्पशन के डिक्रीज होते ही हमारे एग्रीगेट डिमांड को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। इनमें से क्या आप नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करोगे? देखो, नेशनल इनकम क्या होता है? टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यही होता है नेशनल इनकम। आप देखो, आप ऑप्शंस को देखते हैं, हम सारे ऑप्शंस को डिकोड करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहे हैं सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो, इट इज़ पेड फॉर द सर्विसेज दे हैव रेंडर्ड। सो ये एक प्रोडक्टिव काम है, सो इसको तो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन में आपको पूछा कि इसको नहीं करेंगे, वो बताना है। बी बोल रहा है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ हाउस। सो आप घर से रेंट रिसीव कर रहे हो तो ये आप इनकम रिसीव कर रहे हो प्रॉपर्टी में से, तो ये आपके फैक्टर इनकम कंसीडर की जाती है और ये भी नेशनल इनकम का पार्ट है। सी ऑप्शन बोल रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कैपिटल। सो यू आर गेनिंग इनकम फ्रॉम बाय lending capital, so this is also a factor income and it will be included in national income. Now option number 4 is saying old age pension from government. So this is a transfer per payment and you are not earning anything, है ना? कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी आप कर नहीं रहे हो टू गेट ओल्ड एज पेंशन। आप सिर्फ पेंशन इसलिए मिल रही है क्योंकि आप ओल्ड हो, आपने कोई काम नहीं किया इसके बदले, कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या एक्सचेंज नहीं हुआ है। हेंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है आपने, जितने भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं जैसे कि पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम because they do not represent the current production. So the correct answer will be option number D. Now question number 10, इसमें assertion reason है। assertion क्या दिया हुआ है आपको? Inflation reduces the purchasing power of money. Inflation क्या होता है? जब जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूस राइज कर रहा है तो इकोनॉमी में मनी का वैल्यू कम हो जाता है। प्राइस बढ़ रहा है तो एक ही पैसे से आप कम गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद सकते हो, इसलिए जो परचेजिंग पावर है लोगों की वो कम हो जाएगी। सो एजर्शन सही बोल रहे हैं ना, इन्फ्लेशन जो है वो परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ ट्रू। नाउ अब रीज़न को समझते हैं। ये बोल रहे हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ही यही है कि प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइस इंक्रीज़ होगा तो मनी का वैल्यू में इफेक्टिव लॉस आएगा। हेंस द रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू. Now we need to understand, does reason explains assertion or not? So yes, it is explaining the assertion. Assertion is about purchasing power decrease and reason explains why it decreased, because general price level increases. Hence there is perfect explanation match. So the correct answer will be option number A. ठीक है, ऑल राइट। तो ये थे आपके इकोनॉमिक्स के 10 MCQs. सो नाउ डू लेट मी नो हाउ मच यू स्कोर्ड आउट ऑफ 10, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में दूसरी मॉक टेस्ट सीरीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।